नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण के संस्थानों के व्यवसाय, फैशन टेक्नोलॉजी के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या पर अंकित प्रसंग सिलाई एवं उनके औजार व उपकरण के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। स्विंग टूल्स एंड इक्विपमेंट यानी कि सिलाई के औजार एवं उपकरण। स्विंग टूल्स एंड इक्विपमेंट कपड़ों की सिलाई के लिए प्रयुक्त औजार जैसे चौक, सुई, फ्रेंच कर्व, रंगीन पेंसिल को सिलाई औजार कहते हैं। सिलाई में और ड्राफ्टिंग में, उसकी फिनिशिंग में जो भी उसके उपयोगी औजार होते हैं उनको सिलाई के औजार कहे जाते हैं। प्राचीन समय में सिलाई औजार बहुत कम था। पहले के टाइम में औजारें जो हैं वो सिलाई के औजार जो है काफी कम हुआ करते थे, परंतु आज विज्ञान का युग है, यानी कि पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था और अभी डेवलपमेंट काफी होने की वजह अब मशीनरी भी काफी बढ़ गई है, जिससे कि कार्य काफी आसानी और कम समय में होता है, जिससे हर एक कार्य को औजारों की सहायता से किया जाता है और औजारों का सही जानकारी व सही इस्तेमाल से समय की बचत होती है, साथ ही परिणाम भी अच्छे प्राप्त होते हैं। यानी कि सिलाई का औजार जो हम यूज करते हैं उससे समय की भी बचत होती है और अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। इस अध्याय में हम सिलाई कार्य में आवश्यक विभिन्न औजारों तथा उपकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। मेजरिंग टूल के बारे में, यानी कि मेजरमेंट लेने के टाइम में कौन कौन से उपकरण का यूज होता है उनके बारे में हम जानेंगे। ड्राफ्टिंग टूल में क्या क्या उपकरण यूज होते हैं उनके बारे में जानेंगे। मार्किंग टूल यानी कि जो भी हम ड्राफ्टिंग करने के टाइम या कपड़े के ऊपर जो भी हम मार्क करने के टाइम में जो भी उपकरण यूज करते हैं उनमें उनके क्या क्या उपकरण होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। कटिंग टूल यानी कि कपड़े को काटते समय क्या क्या टूल्स यूज होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। सिलाई के टूल्स, स्टिचिंग में क्या क्या टूल यूज होते हैं वो हम जानेंगे। फिनिशिंग टूल्स क्या होते हैं वो भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं मेजरिंग टूल, यानी कि मेजरमेंट में लिए जाने वाले जो भी उपकरण होते हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप क्या क्या होता है, उसका क्या यूज होता है, चलिए हम वो पढ़ते हैं। शरीर का नाप लेने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक लचीला माप उपकरण है। ये जो टूल्स है, ये जो उपकरण है, ये काफी लचीला होता है और शरीर के नाप लेने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये बना हुआ है मेजरिंग टेप यानी कि इंची टेप। ये काफी लचीला उपकरण होता है। मेजरमेंट के उपकरण के सामने की तरफ 150 सेंटीमीटर और पीछे की तरफ 60 इंच होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो आगे दिख रहा है वो सेंटीमीटर में है और इसके जो बैक साइड में है वो इंचेस में होता है। सामान्यतः यह लगभग हाफ इंच चौड़ा एवं 60 इंच लंबा होता है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो हाफ इंच होता है और इसकी जो लंबाई है वो 60 इंच लंबा होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, यानी कि जो 1 इंच होता है उसके अंदर 2.54 सेंटीमीटर आता है। अब हम पढ़ेंगे स्विंग गेज क्या होता है। एक स्लाइडिंग गाइड के साथ एक छोटा शासक और लगभग 6 इंच लंबा होता है। ये टूल जो होता है, ये जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये एक छोटा सा उपकरण है जिसकी लंबाई 6 इंच होती है। इस गेज का प्रयोग हेमलाइन में नाप लेने में, बटन होल, टक्स, प्लीट, छोटे जगह का नाप लेने में प्रयोग करते हैं। जो इस गेज, ये जो टूल्स है इसका यूज जो है हेमलाइन यानी कि तुरपाई की लाइन को मार्क करने में और बटन होल के मार्क करने में, टक्स या प्लीट्स यानी कि जैसे छोटी जगह, जैसे टक्स एंड प्लीट की जगह छोटी होती है, बटन होल्स की जगह छोटी होती है और तुरपाई की भी जगह छोटी है, तो इनका माप लेने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे रूलर क्या होता है। यह 12 इंच या 18 इंच लंबा एवं ठोस उपकरण होता है। जो इसकी लंबाई है वो 12 इंच भी हो सकता है, 18 इंच भी हो सकता है और ये ठोस उपकरण यानी कि ये प्लास्टिक का भी हो सकता है और लकड़ी का भी हो सकता है। यह उपकरण का प्रयोग लाइन खींचने एवं कटिंग लाइन के लिए करते हैं। इस उपकरण का यूज जैसे कि ड्राफ्टिंग करते हैं, जहां हमें लंबी लाइनें चाहिए होती है वहां पे हम इनका यूज करते हैं। इस उपकरण का प्रयोग छोटी दूरियां जैसे टक्स, हेम्स, फेसिंग इत्यादि के लिए भी किया जाता है। जैसे कि मैंने आगे हम लोगों ने पढ़ा कि स्विंग गेज से क्या क्या हेम लाइंस वगैरह की मेजरमेंट लेते हैं और उसी प्रकार इस टूल्स का भी, इस उपकरण का भी यूज
हेमलाइन की दूरियां टक्स हेम की दूरियां लेने में करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मीटर स्केल क्या होता है। यह लकड़ी या प्लास्टिक या धातु का बना होता है। जो ये मीटर स्केल होता है ये भी लकड़ी या धातु का बना होता है। इसका प्रयोग कपड़े की चौड़ाई नापने एवं कपड़े के कागज पर लंबी सिम लाइन बनाने के लिए होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप दुकानों पे कपड़े लेने जाते हैं तो अधिकतर उनके पास स्टील या लकड़ी की स्केल होती है जिससे वो कपड़े के मीटर को नापते हैं। वो ये उपकरण वही है जिससे हम कपड़े की नाप लेने की कपड़े की चौड़ाई लेने में इसका यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एल स्क्वायर क्या होता है। इसे टेलर स्क्वायर भी कहते हैं। एल स्क्वायर को टेलर स्क्वायर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग पेपर पर ड्राफ्टिंग करते समय किया जाता है। एल स्क्वायर का यूज पेपर पर ड्राफ्टिंग करने के लिए करते हैं। ये लकड़ी अथवा लोहे का बना होता है। इसकी दो भुजाएं होती हैं जो एक दूसरे से लंबवत जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं इसकी दो भुजाएं हैं और जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो लंबी भुजा होती है वो 24 इंच होती है। जो इसकी लंबी वाली भुजा है वो 24 इंच की होती है और इसकी जो छोटी भुजा होती है वो 14 इंच की होती है। इसका प्रयोग ब्लैक बोर्ड एवं ब्राउन पेपर पर ड्राफ्टिंग अभ्यास के अंतर्गत करते हैं। एल स्केल का यूज जो है हम ब्लैक बोर्ड पे भी यूज करते हैं प्रशिक्षण के टाइम में, और हम ब्राउन पेपर पर ड्राफ्टिंग करने के टाइम पे भी करते हैं। अब हम पढ़ेंगे यार्डस्टिक क्या होता है। यह उपकरण का प्रयोग मार्किंग एवं हेमलाइन पैटर्न लेआउट लगाते समय ग्रे लाइन चेक करने के लिए किया जाता है। इस उपकरण का प्रयोग मार्क करने के लिए यानी कपड़ों पे मार्किंग लगाने के लिए, हेमलाइन लगाने के लिए, लेआउट बनाने के लिए और ग्रेन लाइन यानी कि कपड़े की किनारी को चेक करने के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंच कर्व क्या होता है। इसका प्रयोग नेक होल की गहराई एवं कपड़े की बाजू का आकार देने के लिए किया जाता है। जो ये उपकरण जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसका शेप कर्वी है, कर्व में है, तो इसका प्रयोग जो है वो नेक लाइन की गहराई लेने में यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग टूल्स क्या होता है। सबसे पहले है लकड़ी का टेबल या वुडन टेबल। कपड़ा काटने व ड्राफ्टिंग के लिए इस टेबल की ऊंचाई व आकार सही होना चाहिए। जो कपड़े का टेबल है जिसपे हम कपड़ा कट करते हैं उसकी ऊंचाई भी सही होनी चाहिए, इसकी लंबाई भी सही होनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह टेबल 3 फीट चौड़ी, 5 फीट लंबी एवं 2.5 फीट ऊंची होती है। यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो 3 फीट होनी चाहिए, इसकी जो लंबाई है वो 5 फीट होनी चाहिए और इसकी ऊंचाई जो है वो 2.5 होनी चाहिए। इस टेबल की ऊपरी सतह समतल होनी चाहिए ताकि ड्राफ्टिंग करते समय कोई परेशानी ना हो। यानी कि जो ये ड्राफ्टिंग कर रहे हैं जिस टेबल पे उसकी जो सतह है वो बराबर होनी चाहिए, नहीं तो ड्राफ्टिंग करने में दिक्कतें आ सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्राउन शीट क्या होता है। कपड़े पर सीधे ड्राफ्टिंग करने से पहले इसे भूरे रंग के कागज पर किया जाता है ताकि कपड़ा खराब ना हो। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ड्राफ्टिंग कपड़े के ऊपर की जा रही है। इसको करने से कपड़े की बचत और समय की बचत होती है। अगर हम ड्राफ्टिंग नहीं करते हैं और डायरेक्टली कपड़े के ऊपर हम कट करते हैं तो हमारा कपड़ा खराब भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो जो भी त्रुटियां होनी होंगी वो ड्राफ्टिंग पेपर के ऊपर होगा, ना कि कपड़े के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे ट्रेसिंग पेपर क्या होता है। इसे कार्बन पेपर भी कहा जाता है। ट्रेसिंग पेपर को कार्बन पेपर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग ट्रेसिंग व्हील के साथ पैटर्न की मार्किंग को कपड़े पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये कपड़ा है और ये कार्बन पेपर है और ये वो ट्रेसिंग व्हील है जिसके द्वारा कार्बन पेपर के ऊपर चलाकर उसके मार्क को कपड़े पर लाया जा रहा है। जैसे कि ये इमेज में शो हो रहा है, ये मार्क का जो है इसका मार्क कपड़े के ऊपर आ गया है। कपड़े के रंग के हिसाब से ही ट्रेसिंग पेपर का चुनाव किया जाता है। कार्बन पेपर हमेशा कपड़े की उल्टी तरफ रखा जाना चाहिए। यानी कि मार्केट में कई कलर के कार्बन पेपर अवेलेबल होते हैं जैसे कि व्हाइट हुआ, ब्लैक हुआ, येलो हुआ, ब्लू हुआ। तो आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग कलर का चुनाव कर सकते हैं और हमेशा कार्बन पेपर की उल्टी सतह यूज करके, यानी कि आप देख रहे हैं इमेज में ये उल्टी सतह करके छपाई करी जाती है जिससे कि मार्का उसका है मार्किंग वो आराम से आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे मार्किंग टूल क्या होता है। कागज पर बने पैटर्न की मार्किंग कपड़े पर ट्रांसफर करने के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते हैं वो मार्किंग औजार कहलाता है। यानी कि जो पैटर्न चाहे कपड़ा हो चाहे पेपर हो जिस पे भी हम मार्क
करने के लिए यानी कपड़े पर निशान लगाने के लिए जिन औजारों का हम यूज करते हैं उनको मार्किंग टूल कहते हैं। सिलाई में निम्न मार्किंग औजार प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला है चॉक पेंसिल या ड्रेस मार्क पेंसिल। ये सफेद कलर और पेस्टल कलर में मिलता है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, यहाँ व्हाइट कलर एंड पेस्टल कलर में ये अवेलेबल है। ये चॉक पेंसिल पतली लाइनें खींचने में प्रयोग होता है एवं इसके पीछे ब्रश भी लगा हुआ होता है। जहाँ पे हमें पतले लाइन चाहिए होता है, जैसे कि हम सीधी लाइन खींच रहे हैं तो वहां पे हमें पतली चीजों की जरूरत होगी तो हम वहाँ पेंसिल का प्रयोग करते हैं। अगर हमें उस मार्क को हटाना होता है तो हम इसके पीछे लगे हुए ब्रश को यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड मार्किंग पेन। ये पेन दो प्रकार का होता है, एक जो कि धुलाई के बाद निकल जाता है और दूसरा 48 घंटे के बाद निकल जाता है। जो ये दो प्रकार का होता है। एक पेन जो है वो कपड़े के धुलाई के तुरंत बाद कपड़े से निकल जाता है और जो दूसरा होता है वो 48 घंटे के बाद ये अपने आप कपड़े से निकल जाता है। ये मार्क प्रेस करने के तुरंत बाद भी निकल जाता है और ये प्रेस के थ्रू भी निकलता है और इसको मैजिक पेन भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे वैक्स चॉक क्या होता है। इस चॉक का प्रयोग ऊनी कपड़ों पर मार्किंग के लिए किया जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कई कलर में अवेलेबल है और इसका जो प्रयोग है वो ऊनी कपड़े पर करते हैं। यह मार्केट में सफेद व काले रंग में भी उपलब्ध होता है। इसके दाग धब्बे प्रेस से भी हटाए जाते हैं, जैसे कि आगे आपने पढ़ा मैजिक पेन को प्रेस के द्वारा हटाया जाता है, हटा भी दिया जाता है, वैसे ही वैक्स चॉक जो होता है वो प्रेस के द्वारा हट जाता है और इसके जो ये काफी कलर में मल्टी कलर में अवेलेबल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रेसिंग व्हील क्या होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तीखी दांत वाला और दूसरा स्मूथ व्हील होता है, जिसका प्रयोग ड्रेस पे मार्किंग लगाने के लिए होता है। जो ये ट्रेसिंग व्हील है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं कि ट्रेसिंग व्हील और जो एक होता है तीखे दांत यानी कि उसकी जो दांतें होती हैं वो शार्प होती हैं और दूसरा जो होता है वो स्मूथ होता है। जो तीखे दांत वाला होता है कपड़े में डार्ट्स लाने के लिए यूज करते हैं, यानी कि जहाँ पे आपको मतलब छोटी जगह पे आपको गहरा मार्क चाहिए होता है तो आप वहाँ तीखे दांत वाला यूज करते हैं। लेकिन जो स्मूथ व्हील वाला होता है वो आप चिकने कपड़े यानी आप डेलिकेट या नाजुक कपड़े के ऊपर करते हैं ताकि कपड़ा फटे ना। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ दूसरा व्हील स्मूथ होता है जिसका प्रयोग डेलिकेट और नाजुक कपड़ों में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कटिंग टूल्स क्या होता है। कपड़े को काटने के लिए जिन औजारों का प्रयोग किया जाता है कटिंग औजार कहलाता है। कपड़ों को कट करने के लिए जिन भी उपकरण का हम यूज करते हैं उन्हें हम कटिंग टूल्स कहते हैं। पहला है डैश मेकर, शीयर या मुड़े हुए हैंडल वाली कैंची। ये कैंची 8 से 10 इंच लंबी होती है। ये जो सीजर होती है इसकी लंबाई 8 से 10 इंच होती है। इसका हैंडल मुड़ा हुआ होता है। मुड़े हुए हैंडल की वजह से कटिंग आसानी व तेजी होती है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं हैंडल यहाँ मुड़ा हुआ है तो इसकी वजह से इसकी कटिंग आसानी और तेजी होती है। ये कैंचियां उच्च कोटि के स्टील की बनी हुई होती हैं। ये बहुत भारी होता है एवं कपड़े को 6 से 7 तहों को एक साथ काट सकती है, यानी कि ये सीजर जो है वो काफी हैवी होता है और ये 6 से 7 तहों तक के कपड़ों को एक साथ काट सकती है। इस कैंची का प्रयोग केवल कपड़े काटने के लिए ही किया जाना चाहिए, ना कि अन्य चीजों के लिए। इन कैंची का यूज जो है आप सिर्फ कपड़ों पर ही करिए तो इसकी शार्पनेस बनी रहेगी। अगर आप इसको पेपर को कट कर देते हैं तो इसकी शार्पनेस खराब हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे बटन होल कैंची। यह कैंची लगभग 4 इंच से 8 इंच लंबी होती है। इसकी जो लंबाई है वो 4 इंच से 8 इंच होती है। यह कैंची बटन के आकार के छिद्र बनाने में प्रयुक्त होते हैं। जो भी हम बटन होल करते हैं वहां पे हम इस सीजर का प्रयोग करते हैं। इस कैंची के द्वारा किसी भी साइज के बटन के छिद्र बनाए जा सकते हैं। आप इस कैंची के थ्रू आप छोटे से बड़े होल काट सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कढ़ाई के लिए कैंची। इस कैंची का ब्लेड नुकीला होता है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये कैंची नुकीली दिख रही है। इस कैंची का प्रयोग सीम खोलने में, धागे काटने इत्यादि के लिए होते हैं। जहाँ भी सिलाइयाँ हमें खोलना होता है वहां पे हम सीजर का प्रयोग करते हैं और मतलब बारीक कपड़े काटने में भी
प्रयोग करते हैं और इस कैंची के थ्रू हम एम्ब्रॉयडरी के धागे भी काट सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सजावटी कैंची यानी ट्रिमिंग सीजर। यह कैंची 3 से 6 इंच तक लंबा होता है। इसकी लंबाई जो है वो 3 से 6 इंच होती है। इसके द्वारा कढ़ाई के धागों को भी काटा जाता है। इस कैंची के द्वारा भी हम एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड को काटते हैं। अब हम पढ़ेंगे कटावदार कैंची यानी पिकिंग सीजर। यह कैंची 9 से 10 इंच तक लंबी होती है, परंतु 7.5 आकार की कैंची एकदम उपयुक्त मानी जाती है। इस कैंची की जो लंबाई है वो 9 से 10 इंच होती है, लेकिन जो जो 7.5 इंच की होती है उसको उपयुक्त ज्यादा माना जाता है। इसका प्रयोग कई प्रकार के कपड़ों पर कच्ची व सजावटी किनारी बनाने के लिए किया जाता है। इस सीजर का प्रयोग सजावटी कपड़े को भी काटने में किया जाता है और साथ ही अगर जहां भी धागे निकल रहे हो उन कपड़ों को काट देने से धागे नहीं निकलते, वहां पे भी उपयोग किया जाता है। इस कैंची से घुमावदार यानी जिगजैग कटिंग की जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज में, इसकी जो दांतें हैं वो जिगजैग की नुमा है, तो कपड़े भी उसी के भांति कट करता है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत कैंची क्या होता है, इलेक्ट्रिक सीजर। इस कैंची का प्रयोग उद्योगशाला में किया जाता है। जो ये इलेक्ट्रिक सीजर का उपयोग इंडस्ट्री में किया जाता है। ये कैंची महंगी होती है, ये इलेक्ट्रिक बेस्ड होता है इसलिए ये महंगी होती है। इस कैंची की सहायता से पतले भारी कपड़े की कटिंग की जा सकती है। इस सीजर से किसी भी प्रकार से, चाहे कपड़ा पतला हो या मोटा हो, उस प्रकार के कपड़े को काटी जा सकती है। इसमें 40 से 60 तहों तक को एक साथ काटा जा सकता है। ये जो कैंची है वो इलेक्ट्रिक के थ्रू चलती है, इसकी ब्लेड भी बहुत शार्प होती है, तो इससे हम 40 से 60 तहों तक के एक साथ कपड़ों को काटा जा सकता है। ये दो प्रकार की होती है, एक राउंड ब्लेड वाली और दूसरी बार ब्लेड वाली। राउंड ब्लेड वाली कैंची को कहीं भी काम में लिया जा सकता है। जो राउंड ब्लेड वाला है वो मूवेबल होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान उसको ले जाया जा सकता है। लेकिन जो ब्लेड वाली होती है, परंतु जो बार ब्लेड वाली होती है वो एक स्थान पर स्थिर कर दिया जाता है, यानी उसको फिक्स कर दिया जाता है, उसको हम कहीं ले जा नहीं सकते। अब हम पढ़ेंगे थ्रेड कटर क्या होता है। ये छोटा स्प्रिंग कटिंग औजार होता है। इसका प्रयोग धागों की कटाई छटाई के लिए किया जाता है। ये जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये छोटा सा औजार है, इस औजार से कपड़ों की कटाई छटाई यानी कि फिनिशिंग की जाती है। अब हम पढ़ेंगे सीम रिपर क्या होता है। यह पेन के आकार का उपकरण होता है जिससे एक सिरे पर सिलाई खोलने के लिए एक छोटी ब्लेड लगी होती है। जैसे कि आप यहाँ इमेज देख रहे हैं, ये पेन के प्रकार एक उपकरण है और इसकी जो ब्लेड होती है वो थोड़े राउंड शेप में और काफी नुकीली होती है। इसकी ब्लेड आगे से मुड़ी होती है, जिसे टाके के फंसाकर धागों को खींचा जाता है और इसके टाके टूट जाते हैं। इस औजार के द्वारा हम कपड़े की सिलाई को खोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रोटरी कटर क्या होता है। वस्त्र उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले बड़े रोटरी कटर का यह रूपांतरित रूप है। जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहां कटर का जो रोटरी कटर वो सीजर होता है वो काफी बड़ा होता है, उसी का यह रूपांतरित रूप है। इससे कार्य करते समय हमेशा कटिंग छटाई का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब भी हम इस औजार से कपड़े को कट करते हैं तो हमें कटिंग छटाई का यूज करना अति आवश्यक होता है। अब हम पढ़ेंगे सिलाई टूल्स, स्टिचिंग टूल्स। अब पहला है सुइयां यानी निडल्स। हमेशा अच्छी किस्म की सुइयों का इस्तेमाल सिलाई के लिए किया जाना चाहिए। सुई की नोक पैनी एवं चमकीली होनी चाहिए। जो भी हम निडल यूज करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और वो काफी पतली और काफी शार्प भी होनी चाहिए। यह सुई का चयन कपड़े, धागे एवं सिलाई के प्रकार पर निर्भर करता है। जो सुइयां होती हैं उनका हम चुनाव कपड़े पे डिपेंड करता है कि कपड़ा अगर मोटा है तो हम उसी प्रकार से सुइयों का सिलेक्शन करेंगे। पहला पढ़ेंगे हम हैंड निडल, हस्त सुइयां। इन सुइयों का नंबर 0 से 12 नंबर होते हैं। सुई के नंबर जो स्टार्टिंग होते हैं वो 0 से 12 होते हैं। बारीक सुइयां कढ़ाई के लिए मोती सुई का प्रयोग करते हैं, मोती में करते हैं। और गद्दे आदि सिलने के लिए किया जाता है। जो बारीक सुइयां होती है वो कढ़ाई में उपयोग करते हैं, कढ़ाई और मोतियों के लिए उपयोगी होता है। प्रिविल सुइयां। अब हम पढ़ेंगे प्रिविल निडल।
ये सुइयां 1 से 10 नंबर तक की होती हैं। ये मध्य प्रकार की पैनी एवं नोक वाली सुइयां होती है। ये मीडियम टाइप की सुई होती है और ये काफी नोकीली वाली सुइयां होती हैं। इनका प्रयोग कशीदाकारी में किया जाता है। जो क्रिवल सुइयां होती हैं, इनका जो यूज कशीदाकारी एम्ब्रॉयडरी में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मशीन सुई यानी मशीन निडल। ये सुइयां भिन्न भिन्न आकार एवं प्रकारों पे उपलब्ध होता है। जैसे कि हैंड निडल में कई नंबरों की सुइयां अवेलेबल थी, उसी प्रकार मशीन सुई की भी कई नंबरें होती हैं, जो कि ये नंबर 9 से 24 तक की होती हैं। सुइयों का नंबर जितना अधिक होगा वह सुई उतनी ही अधिक मोटी होगी और उसका सुराख खुला होगा। यानी कि सुइयों का नंबर जितना बढ़ता जाएगा सुई उतनी ही मोटी होती जाएगी। अब हम पढ़ेंगे थिम्बल। ये सिलाई करते समय उंगली में पहने जाने वाला उपकरण होता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये फिंगर में पहना हुआ है और ये दो प्रकार का होता है, एक ऊपर से खुली हुई और एक ग्लास की भांति। ये प्लास्टिक या लोहे का भी बना होता है और ये दो प्रकार का होता है। एक तो ग्लास के जैसे एक तरफ बंद होता है और दूसरा दोनों ओर खुला हुआ होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया इमेज में कि एक खुला हुआ है और एक बंद है। और इसका यूज करने से, इस थिम्बल का यूज करने से हमारे जो फिंगर है उनकी हम सुरक्षा कर पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे निडल थ्रेडर क्या होता है। ये एक छोटा सा उपकरण है, इसमें पतली धातु की तार लगी होती है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, एक छोटा सा उपकरण है इसमें पतली तार लगी हुई है, जिसके माध्यम से हम धागे को सुई में डाल रहे हैं। इसके ऊपर सीख के ऊपर हुक बना होता है, जिससे धागों को आसानी से सुई में पिरोया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पिन कुशन क्या होता है। सिलाई करते समय हमेशा पिन कुशन का प्रयोग किया जाना चाहिए, इससे काम करते समय टेबल या फर्श पर बिखर जाने का खतरा नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पिन कुशन है और जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं, स्टिचिंग कार्य कर रहे होते हैं और हम पिन कुशन का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारी पिनें बिखरती नहीं है, जिससे दुर्घटना होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बॉडकिंग क्या होता है। यह उपकरण लंबा एवं कठोर होता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसकी लंबाई अधिक और ये काफी ठोस दिख रहा है। इसका प्रयोग केजिंग के द्वारा प्लास्टिक टेप अथवा रिबन खींचने के लिए किया जाता है। इसका जो यूज है वो कपड़े में डोरियां डालने के लिए करी जाती हैं। कपड़े में या बैग में जहाँ भी डोरियां डालनी है उसमें करी जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे फिनिशिंग अथवा प्रेसिंग टूल। तैयार पोशाक को और सुंदर दिखने के लिए उसे प्रेस करना बहुत आवश्यक होता है। जो हमारा वो गारमेंट होता है उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम आयरन का यूज करते हैं। सिलाई में प्रयुक्त प्रेसिंग टूल निम्नलिखित हैं। पहला है प्रेस। यदि वस्त्र में सिलवटें आ जाती हैं तो उन वस्त्रों को प्रेस करके और सिलवटें हटा दी जाती हैं, जिससे वस्त्र और आकर्षित लगने लगता है। जैसे कि हम कपड़े को अगर रख देते हैं अलमारी में तो उसमें सिकुड़न बहुत सारी आ जाती है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता। या हम नए कपड़े को सिल रहे हैं और जब तक हम उसको प्रेस के द्वारा सिलाई को बिठाते नहीं, उसकी फिनिशिंग नहीं करते, तब तक वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो हम उसके लिए प्रेस का यूज करते हैं। अब प्रेसों के प्रकार हैं वो हम पढ़ते हैं। पहला है कोयले का प्रेस। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये आयरन है कोयले का, इसमें ये यहाँ से ओपनेबल होता है, यानी यहाँ से खुलता है और इसके अंदर गर्म कोयले भरे जाते हैं और उसके द्वारा कपड़े का आयरन किया जाता है। लोहे का प्रेस। जैसे कि यहाँ इमेज में आप देख रहे हैं, ये जो प्रेस है वो लोहे का बना हुआ है, इसकी जो पतली सतह है वो लोहे की है और इसका यूज जो है इलेक्ट्रिक के द्वारा किया जाता है। ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक प्रेस है, जो कि ये गर्म होने के बाद ये अपने आप ही बंद हो जाता है, इसलिए इसको ऑटोमेटिक कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे भाप बिजली वाली प्रेस। यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, ये स्टीम प्रेस है, यानी कि जो जिस कपड़े में बहुत ज्यादा सिकुड़न होती है वहां हम ये प्रेस का यूज करते हैं। अधिकतर क्या होता है कि कॉटन के कपड़ों पे बहुत ज्यादा सिकुड़न होती है जो आसानी से नहीं जाता, तो हम इसका यूज करते हैं और इसके अंदर पानी भरा जाता है, जिसकी भाप बनकर कपड़े पर आयरन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रेसिंग टेबल क्या होता है। प्रेस करने वाली टेबल की ऊंचाई उचित व एडजस्टेबल करने वाली होनी चाहिए। जो प्रेस होता है इसकी ऊंचाई सही होनी चाहिए और ये एडजस्टेबल यानी कि कहीं भी एडजस्ट हो जानी चाहिए। इस टेबल पर मोटी सूती गद्दी लगी होनी चाहिए ताकि प्रेस अच्छे से हो।
ये इस पे काफी, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे गद्दी गद्दी लगी हुई है, जिससे कि प्रेस में कोई दिक्कतें ना आए। प्रेसिंग में प्रयोग होने वाले उपकरण निम्नलिखित हैं। अब क्या क्या है वो हम पढ़ते हैं। प्रेस क्लॉथ, सबसे पहले हम प्रेसिंग टेबल पे बिछाने के लिए हमें प्रेस क्लॉथ की आवश्यकता होगी, तो हम प्रेस क्लॉथ यूज करेंगे। रोलर, रोलर का उपयोग हम ऊनी कपड़ों के लिए, ऊनी कपड़ों को प्रेस करने के लिए करते हैं। प्रेसिंग स्टैंड, प्रेस को रखने के लिए हम एक स्टैंड का प्रयोग करते हैं। स्लीव बोर्ड, यानी कि हमें स्लीव आयरन करने के लिए स्लीव बोर्ड की आवश्यकता होती है। स्पंज, पानी का प्याला, यानी कि हम अगर कॉटन के कपड़े को प्रेस कर रहे हैं तो हमें एक प्याले की आवश्यकता होती है और एक स्पंज की, जिसके थ्रू हम कपड़े को गीले करके प्रेस करते हैं, जिससे कि उसका सिकुड़न आसानी से चला जाता है। ब्रश, ब्रश में अगर कहीं धूल या कहीं रोए चिपक रहे हैं, उसको हटाने के लिए हम ब्रश का यूज करते हैं। सीम रोल, यानी कि हम कोई नए कपड़े स्टिच किए हुए हैं और उसकी सिलाइयों पे पहली बार हम प्रेस यूज कर रहे हैं, तो सीम रोल यूज करने के बाद उसकी जो प्रेसिंग होती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे सामग्री यानी मटेरियल्स। अभी तक के जितने भी औजारें हमने पढ़े, उनका यूज कपड़ों पर ही हम करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि फैब्रिक। सिलाई के लिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े का चुनाव किया जाना चाहिए। जो हमारा वो फैब्रिक होता है वो उच्च क्वालिटी का होना अति आवश्यक होता है। अच्छी सिलाई के लिए कपड़े की चौड़ाई, कीमत एवं भिन्न भिन्न कपड़ों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको किसी भी गारमेंट बनाने के लिए आपको पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है, जैसे कि कपड़े की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कपड़े की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कपड़े का रंग क्या होना चाहिए, इन सब की जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे धागा यानी थ्रेड। सिलाई के लिए हमेशा विश्वसनीय ब्रांड के धागे का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्टिचिंग के लिए हम जो भी धागों का प्रयोग करते हैं वो ब्रांडेड होना चाहिए, ताकि वो कच्चा ना हो, खराब ना हो, जल्दी टूटे ना। बाजार में कई प्रकार एवं रंगों के धागे उपलब्ध होते हैं, जैसे सूती, रेशम, टेरेलिन एवं नायलॉन इत्यादि। जैसे कपड़े की क्वालिटी कई सारी होती है, कॉटन में काफी वैरायटियां होती हैं, जैसे कि कपड़े में वॉयल हो गया, सेटिंग हो गई आपके, और उसमें पॉलिएस्टर में भी सिल्क हो गए, और और भी बहुत सारे क्वालिटी हो गई है। उसी प्रकार का धागों में भी काफी वैरायटियां होती हैं, जैसे कि सूती हो गया, रेशमी हो गया, टेरेलिन हो गया, नायलॉन हो गया। विभिन्न प्रकार के धागे मार्केट में अवेलेबल होते हैं और विभिन्न कलरों में। तो आज हमने क्या पढ़ा? स्विंग टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी कि सिलाई के औजार व उपकरण के बारे में जाना। मेजरिंग टूल क्या होता है उसके बारे में भी जाना। मेजरिंग टूल के अंतर्गत क्या कौन कौन से टूल आते हैं उनके बारे में भी जाना। ड्राफ्टिंग टूल क्या होता है उनके बारे में भी पढ़ा। मार्किंग टूल क्या होता है उनके बारे में भी जाना। कटिंग टूल क्या होता है उनके बारे में भी जाना। सिलाई के टूल क्या होते हैं उनके बारे में भी जाना। फिनिशिंग टूल क्या होता है वो भी पढ़ा। मटेरियल क्या है वो भी पढ़े, और साथ ही इनके अंतर्गत आने वाले उपकरण और औजारों के बारे में भी पढ़ा। ये टॉपिक जो है वो एनएसक्यूएफ लेवल एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत से लिया गया है। इसका जो प्रेरणा स्रोत है गूगल है। ये फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के थ्योरी बुक से लिया गया है, जिसकी लेखिका नीतू आजाद रमन है। आज मैंने आपको सिलाई के औजार व उपकरण पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।